नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। उधम सिंह नगर में नवनिर्मित खटीमा बस अड्डे का सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लोकार्पण किया गया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत कर आभार जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने जहां प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी, तो आगे उन्होंने कहा कि यह बस स्टेशन न केवल खटीमा वासियों के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। शुभ अवसर है कि आज ऐसे शुभ दिन जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आ रहे हैं और उसी दिन हमारा आज ये बस अड्डे का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं मकर संक्रांति की, लोहड़ी की और हमारी लोक संस्कृति के प्रतीक घुघुतिया उत्तरायणी पर्व की भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सच में ये दिन आज बहुत विशेष है कि आज के इस पावन अवसर पर आप सभी के सानिध्य में 11 करोड़ रुपए की धनराशि से बना हुआ ये हाईटेक बस स्टैंड आज आप सबके साथ में मुझे इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यह अवसर मेरे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं खटीमा में बनी हैं, बहुत सारी योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं, योजनाएं केवल शुरू ही नहीं हुई हैं। जो योजनाएं बनी हैं या शुरू हुई हैं, उन सभी योजनाओं को पूरा किया गया है। जिनका शिलान्यास हुआ है, उन सभी योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है। और ये मैंने कहा कि ये मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, वो इसलिए कि मैं जब पहली बार खटीमा से विधायक के रूप में आप सब लोगों ने मुझे काम करने का अवसर दिया, तब से मेरे मन में एक संकल्प था कि खटीमा में एक अच्छा बस अड्डा होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, लोगों को आने जाने के लिए एक अच्छी सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता था, क्योंकि घर से आता था तो हमेशा मुझे खटीमा का रोडवेज पार करना पड़ता था। और कभी कभी बारिश आती थी तो मैं देखता था, जैसी बारिश आती थी ना, जो लोग बस पकड़ने के लिए आते हैं, भुवन भट्टी की भी दुकान थी, कैलाश भट्टी, भुवन भट्टी, तो जैसी बारिश आती थी तो लोग जो है अपना झोला पकड़ के या अपना जो भी सामान होता था दौड़ के जो है वो बस अड्डे के जो टीम जैसा पड़ा हुआ था उसके अंदर लेके जाते थे, या की दुकान में ले जाते थे, या गेटा जी की दुकान में ले जाते थे, या वो किशन सिंह किन्ना जी की कभी दुकान होती थी उनकी दुकान के नीचे डाल देते थे। और मुझे तो याद है कि मैं अपने पिताजी के साथ 1980-85 के बीच में जब हम यहां से बस पकड़ने के लिए जाते थे तो हमको टनकपुर से बस पकड़नी पड़ती थी। टनकपुर जाते थे रात में, और रात में टनकपुर में ही रुकते थे, वहीं रोडवेज में ही बिस्तर लगा के अपना वहीं पर सो गए। फिर सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ के यहां से भागी चौरा की बस चलती थी। किसको याद है भागी चौरा की बस कौन कौन गया है उसमें? टनकपुर से भागी चौरा जो शाम को 4-5 बजे 5 बजे खिरचना पहुंचती थी। मैं खिरचना में उतरता था या बंदरलीमा में उतरता था, और फिर जब वापस लौट के आते थे तो फिर यहाँ रात हो जाती थी। अब रात हो जाती थी तो घर कैसे जाए? जंगल था बहुत भीतर, कोई साधन नहीं होता था, 8-9 किलोमीटर पैदल तो जा नहीं सकते, रात में सामान भी होता था। फिर वही कभी ये दीवान सिंह कहाँ गए हमारे टिकरी वाले, हमारे फिकाल जी, उनकी दुकान के नीचे जो है वहीं पर वो हटा के जो है वहीं बिस्तर लगा के वहां भी सोए। मैं सोया था, मुझे याद है बचपन का। तो तब में जब मैंने सोचा कि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे मेरी पार्टी के निर्देश पर मुझे यहाँ से विधानसभा में खड़ा कर दिया, तो मैंने आप लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा, तो मेरे मन में था कि खटीमा में एक हाईटेक बस अड्डा होना चाहिए। इस बस स्टैंड की स्थापना के लिए मैंने हर संभव प्रयास किए थे।
इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन मेरे यहाँ से विधायक रहते हुए इस बस अड्डे का काम, बस स्टैंड का काम पूरा नहीं हो सका। परंतु मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस उत्तरायणी के शुभ दिन पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में ये बस अड्डा आप सबको समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाई बहन, अभी हाल ही में नानकमता में आयोजित होने वाले जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मैंने खटीमा बस स्टैंड का नाम महाराणा प्रताप, जो कि वीर शिरोमणि थे, जिन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, तो उनका नाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्मरण होना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरित होकर राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, देशभक्ति के क्षेत्र में काम करे। इसलिए महाराणा प्रताप के नाम से ये बस अड्डा करने की घोषणा की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम इस बस स्टैंड में महाराणा प्रताप द्वार के निर्माण का भी शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नवनिर्मित बस स्टैंड न केवल परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाएगा, बल्कि हमारे यहाँ के स्थानीय व्यापार, पर्यटन, रोजगार के नए अवसरों को और क्षेत्र के विकास को भी इससे गति मिलेगी। और इस बस अड्डे के बन जाने से बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। बहुत सारा जो बसों को हमारे अंदर से जाकर घूम के आना पड़ता है, तमाम जाम की स्थितियां होती हैं, तमाम प्रदूषण होता है, उस सब से भी, धूल से भी मुक्ति मिलेगी। उत्तराखंड में राशन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी न होने की वजह से अब भी कई पात्र लाभार्थियों के राशन से वंचित होने की आशंका जताई जा रही है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जो लोग किसी कारण से राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं, उनके मामलों की जांच की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए, राशन कार्ड पूरी तरीके से डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत आ सके, इसके लिए ई-केवाईसी की जा रही थी। ये एक भरकस कोशिश थी भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देशों के क्रम में कि जहां पर पात्र व्यक्ति ही जो है वो राशन कार्ड धारक या उसका लाभार्थी बने। खासकर जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है या हमारे पीएचएच के कार्ड धारक है, उनके लिए विशेषतः इसको सुनिश्चित किया जा रहा था कि जो है बायोमेट्रिक व्यवस्था या फिर आंखों की रेटिना के माध्यम से जो है वो पूरी तरीके से डिजिटली जो है उनका राशन कार्ड उस रूप में पंजीकृत हो, इसकी एक कोशिश की गई थी, जिसको लेकर लगातार जन जागरण भी किया गया और जिसको लेकर ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी जो व्यक्ति पात्र हैं वो ई-केवाईसी कराएं। समय पर जैसे जैसे लोगों का समय की डिमांड है कि इसका समय विस्तार किया जाए, तो हमने इसका समय 2 बार विस्तार किया और अंतिम विस्तार जो है वो 31 दिसंबर तक का रखा गया, जहां पर मैं समझती हूँ कि लगभग 80% अचीवमेंट जो है डिपार्टमेंट को प्राप्त हुई है। लेकिन जैसा आपका प्रश्न है, यदि आज भी कोई छूट गया है तो वो क्या करे, तो मेरा यही कहना है कि जो छूटे गए हैं उन छूटे हुए के निश्चित रूप से परीक्षण किया जाएगा कि भी आखिरकार वो किन कारणों से छूटे हैं। केवल उन्हीं लोगों को छूट मिली थी जो किसी प्रकार से असाध्य रोग से पीड़ित थे या देहरादून नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में बंगाली कोठी से दून विश्वविद्यालय चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथों से अवैध कब्जा साफ किया जा रहा है। साथ ही नियम तोड़ने वालों से 9,000 रुपए का अर्थदंड भी वसूला गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को भविष्य में अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। ऋषिकेश में मकर संक्रांति पर तीर्थ नगरी के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां हजारों भक्तों ने गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाकर पुण्य कमाया और दान पुण्य किया, जिससे सभी घाटों पर भक्ति और उत्साह का माहौल दिखा। इस दौरान तमाम देव टोलियां अपने मठ मंदिरों से निकलकर त्रिवेणी घाट पर स्नान करती नजर आई, जिससे पूरा गंगा तट भक्तिमय हो गया। तो मकर संक्रांति पर्व को लेकर गंगा घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं का जुनून सैलाब
इस दौरान देखने को मिला। ऋषिकेश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर देखने को मिली। गंगा स्नान करते हुए पुण्य कमाया गया, साथ ही साथ दान पुण्य करते हुए लाभ अर्जित किया गया। और ऐसे में माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जब स्नान किया जाता है गंगा में और उसके बाद दान पुण्य किया जाता है तो वे बेहद लाभदायक होता है, जीवन में खुशहाली आती है और नई किरणें कर आता है। और इसी बीच हजारों भक्तों ने भी गंगा में डुबकी लगाई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू गौतम इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रही हैं। खुशबू, गंगा घाटों पर जनसैलाब इस दौरान देखने को मिला। मकर संक्रांति का पर्व है, हालांकि प्रशासन की पहले से कुछ तैयारियां रही, लेकिन इस दौरान जब श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब देखने को मिला तो क्या कुछ व्यवस्था थी? जी निशि, मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति पर तीर्थ नगरी के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। हजारों भक्तों ने गंगा स्नान किया और पुण्य कमाया। इस दौरान लोग दान पुण्य करते हुए भी नजर आए। गंगा स्नान पर पाप धुलते और पितरों को मोक्ष मिलता है, जिससे घाटों पर भक्ति और उत्साह का माहौल बना है। आज मंदिरों से निकल करके देव डोलियों ने भी गंगा स्नान किया है और पूरा गंगा तट भक्तिमय हो गया। सभी श्रद्धालुओं ने आज प्रसाद भी वितरण किया घाटों पर और जो पितृ हैं उनको भी यहाँ पर जो ये जितने भी श्रद्धालु थे वो दान पुण्य करते हुए नजर आए। और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था थी वो चाक चौबंद नजर आई और सुरक्षा व्यवस्था चारों ओर यहाँ पर मुस्तैद नजर आई। वहीं आश्रमों में जगह जगह पर यहाँ पर मकर संक्रांति भी मनाई गई है। ठीक है खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी त्योहार को चंपावत जिले में काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में लोहाघाट के पंचेश्वर में और रामेश्वर धाम पहुंचे हैं। इस संबंध में क्षेत्र के पंडित मदन कलोनी और शास्त्री श्याम दत्त मुरारी ने कहा कि उत्तराखंड में उत्तरायणी पर्व का अपना विशेष महत्व है, जिसे घुघुतिया त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आज सूर्य मकर राशि और प्रवेश करता है तो काफी शुभ माना जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी पर्व पर सुबह से ही पंचेश्वर और रामेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि आज बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं और यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए भी पहुंचते हैं। आज स्नान का विशेष महत्व रहता है। पंडित कलोनी ने बताया कि पंचेश्वर में चंपावत जिले के साथ ही पिथौरागढ़ और नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पवित्र स्नान के लिए आते हैं और इस मौके पर पंचेश्वर में विशाल मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर क्षेत्र से आए व्यापारियों की ओर से अपनी अपनी दुकानें सजाई गई। सबसे पहले तो आज मैं मकर संक्रांति की जो है आपको बधाई दूंगा, आपके दर्शकों को सभी को बधाई दूंगा। विशेष रूप से जो है आज सूर्य मकर राशि में जो है प्रवेश करते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और विशेष रूप से हमारे पहाड़ में एक परंपरा रही है कि कल रात को जो है घुघुतिया इत्यादि का हम त्यौहार मनाते हैं, जिसको शक्कर पारे भी कहते हैं हिंदी में। और हम सवेरे प्रातः उठ कर के जो है कौवे को रोटी देने की हमारे वहाँ परंपरा रही है। तो उसमें कहते हैं कि खा कौवा खा, पूसे की रोटी माघे खा। तो इस प्रकार से और विशेष रूप से जो है आज स्नान का विशेष महत्व है। जिस प्रकार से यहाँ पंचेश्वर और रामेश्वर इत्यादि में देव डांगर तथा लोग अन्य श्रद्धालु या धार्मिक परायण लोग जाते हैं और वहाँ पर स्नान करते हैं, दान करते हैं और उसके बाद आकर के अपने इष्ट देव के दर्शन करते हैं। ऐसी हमारे वहाँ परंपरा रही है। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने के शुभ अवसर पर संगम नगरी पंचेश्वर में उत्तरायणी पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर पिथौरागढ़, नेपाल और चंपावत जिले के विभिन्न जगहों से श्रद्धालु सरयू महाकाली के संगम तट पर डुबकी लगाकर अपने को धन्य मान रहे हैं। और आज के दिन गुड़ तिल का दान किया जाता है। दान पुण्य का विशेष महत्व है। आप सभी को उत्तरायणी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूद हैं। विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में इस दौरान कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत। टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी इस दौरान देखने को मिल रही है। विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में बता दें कि विंटर टूरिज्म को किस तरीके से सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन के जरिए भी लगातार इस बात का जिक्र किया कि विंटर टूरिज्म उत्तराखंड के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े सभी साथी और पर्यटन विभाग के सभी अधिकारीगण जिन्होंने इसका संयोजन किया है, आयोजन किया है, हमारे इंडियन के भी कुरैशी साहब और सभी मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का आज यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की धरती पर माँ गंगा के इस पावन तट पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये शीतकालीन पर्यटन सम्मेलन केवल एक औपचारिक संवाद नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन को एक नई दिशा देने का एक साझा प्रयास है, जो आप सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। साथियों, उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है, आज जब पूरे देश के अंदर तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ट्रैफिक और उससे होने वाली परेशानियां, इन तनाव से जब लोग जूझ रहे हैं, तब क्या एक प्रश्न ऐसे मेरे मन में आया आप सबको देखकर, क्योंकि आप सब वो लोग हैं जो किसी भी जाने वाले पर्यटक की जब अपना टूर वो प्लान करते हैं तो उसको आप कोई भी दिशा दे सकते हैं। क्या एक ऐसा स्थान उत्तराखंड हो सकता है क्या, जहां नेचुरल हीलिंग स्टेशन बन सकता है? लोगों को इन सब जो आज की आपाधापी, आज का ये प्रदूषण, आज का ये तापमान, आज का होने वाला ये भौतिकता के कारण परेशानी, तनाव, उन सब से छुटकारा दिला सकता है। तो अगर ये मैं प्रश्न कह रहा हूं तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर यही होगा कि आप लोगों की तरफ से मैं देख रहा था, जिस तरह से आप सब बोल रहे थे कि बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आज उत्तराखंड केवल चारधाम यात्रा तक सीमित नहीं है, क्योंकि आज हमारे यहाँ अनेक संभावनाएं टूरिज्म के क्षेत्र में है, अनेक नए नए स्थान हैं। आज हमारे यहाँ प्रदेश में वेलनेस है, नेचर है, एडवेंचर है, कल्चर, योग, मेडिटेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म का केंद्र बनने जा रहा है। और जब लोग डेस्टिनेशन की बात करते हैं, मैं देश और दुनिया के अनेक स्थानों पर गया तो मुझे लोगों ने कहा कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं? तो मैंने कहा आपको कितने पता है? तो कुछ नाम सबको पता है, क्योंकि उत्तराखंड भले ही भारतवर्ष का एक हमारी गिनती छोटे राज्यों में होती है, एक पहाड़ी राज्य के रूप में हमारी गणना होती है, लेकिन अगर हम लोगों से पूछें तो लोग जानते हैं कि उत्तरकाशी का नाम जानते हैं, लोग हर्षिल का नाम जानते हैं। अभी अभी पर्यटन के क्षेत्र में मैं सांकरी गया था तो वहां भी बता रहे हैं कि 2-2.5 हजार लोग एक दिन में पर्यटक आ रहे हैं, होम स्टे पूरे भरे हुए हैं। कोई देहरादून है, मसूरी है, औली है, ऋषिकेश, हरिद्वार, चक्राता, अगर और आगे चले जाएंगे तो कौसानी से लेकर रानीखेत, मुंशियारी, नैनीताल, रामगढ़, रामनगर, ऐसे बहुत सारे स्थान। अभी टूरिस्ट क्षेत्र में एक नया डेस्टिनेशन बन गया मिलमपा क्षेत्र, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश चले गए, उसके बाद वहां जाने वाली संख्या
कई गुना मल्टीपल हो गई, कई गुना बढ़ गई, और इतना ज्यादा कि पिथौरागढ़ में लोग मुझे कह रहे थे कि जब से आदि कैलाश यात्रा में प्रधानमंत्री जी का प्रवास हुआ, उन्होंने यात्रा करी, कोई होटल खाली रहता ही नहीं है सीजन में, सारे होटल भरे रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने माणा की यात्रा करी, प्रधानमंत्री जी ने आप ही के जनपद में यहीं हमारी शीतकालीन यात्रा में भाग लिया, मुखवा में, आप सबको पता है। तो इसमें उत्तराखंड के पर्यटन को नई दिशा देने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं डेस्टिनेशन की बात कर रहा था, मैंने कुछ डेस्टिनेशन बताए और बीच में थोड़ा बात आगे चली गई। तो मैं यह कहना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग पूरे देश दुनिया के डेस्टिनेशन जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड में बहुत सारे अभी ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, लेकिन वो सारे के सारे डेस्टिनेशन हैं। आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आगे बढ़ते जाएंगे, फिल्म वाले कई बार आते हैं, वो खुद ही मुझे कहते हैं कि यहां तो एक जगह जाओ, उससे आगे निकल जाओ तो दूसरा और बेहतर डेस्टिनेशन दिखाई देता है। जो आप डेस्टिनेशन के रूप में जिनको मान्यता भी नहीं है, वो भी डेस्टिनेशन है। आप ही लोग ट्रेंड बनाते हैं और डेस्टिनेशन को ब्रांड बनाते हैं। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि क्या आप समय नहीं आ गया? इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की फूलों की घाटी रेंज में लगी वन अग्नि को बुझाने के लिए प्रशासन की ओर से कवायद तेज कर दी गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने अनुरोध पर प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों की हेलीकॉप्टर से रेकी भी की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर अग्निशमन के लिए हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्र में पानी डालने की भी योजना बनाई गई है। देखिए, अभी जो प्राप्त वस्तु स्थिति है उसके अनुसार फूलों की घाटी के सामने वाले पर्वत क्षेत्र में वनाग्नि की घटना है, और सैटेलाइट इमेज से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 10 से 15 हेक्टेयर क्षेत्र है जो प्रभावित है। अभी इसकी रेकी हेलीकॉप्टर के द्वारा की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से इसमें कार्य। देहरादून के मियावाला क्षेत्र के रहने वाले पार्थ परामार का अंडर 14 उत्तराखंड क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। पार्थ के चयन से उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोग लगातार पार्थ को बधाई दे रहे हैं। ये भी बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से दिसंबर महीने में चित्रावाला स्थित आयुष क्रिकेट एकेडमी में अंडर 14 वर्ग के ट्रायल आयोजित किए गए थे। उन ट्रायल्स में 20 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें पार्थ परमार का चयन बल्लेबाज और विकेट कीपर के रूप में हुआ है। मेरा नाम पार्थ परमार है। मैं अंडर 14 उत्तराखंड के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी के लिए, और हमारी टीम इंदौर के लिए रवाना हो रही है। तो हमारी सीयू के लिए हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और हमने अब इस प्लेटफॉर्म में खड़े उतरना है और रन मारने हैं इस प्लेटफॉर्म में। पहले भाई मैं आपका सादर प्रणाम करती हूँ, और इसने जो मेहनत की है उसका कुछ मूल्य नहीं है। ये दिन रात मेहनत करता है, और पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी इसका पहली रुचि इसकी खेल में है, और पढ़ाई बाद में करता है। लेकिन मेहनत इतनी है इसकी कि सुबह अपनी पढ़ाई कर लेगा, उसके बाद ये अकेडमी चल जाएगा, फिर दिन में खाना खाने घर आएगा, फिर वो शाम को फिर अकेडमी चल जाएगा। लेकिन मेहनत बहुत करता है। और फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।